का संबंध किससे? G20 के वैश्विक युवाओं की भागीदारी से। चीन की एक मिसाइल प्रणाली है, 20 विश्व कप हॉकी चैंपियनशिप है, जापान का नया सुपर कंप्यूटर है। सुजल बेटा गुड मॉर्निंग, अतुल मिश्रा बहुत बढ़िया, राम राम बेटा, राम राम, राधे राधे रवि, चलिए गुड मॉर्निंग अर्जुन, प्राची गुड मॉर्निंग, विवेक, स्वाति, चलिए जल्दी बता। ए बता रहे हैं सबसे पहले, सी भी आया है, सी भी आया, हाँ भैया क्लास में ना आइएगा सब। चलिए आशीष ए बता रहे हैं, ए बिल्कुल सही है। G20 के वैश्विक युवाओं की भागीदारी। देखिए Y20 का मतलब है यूथ। ये क्या है? यूथ। इसका मतलब क्या है? यूथ 20। ये बहुत अच्छी चीज है यार, मतलब G20 के साथ Y20 आपको याद रखना है। अब देखिए समझाता हूं। देखिए G20 भारत 2023, पहले तो आपको ये याद रखना है कि G20 की हम लोग नवंबर को, हमको जो नवंबर रहता है, नवंबर में हमको मिल गई थी कि यार अध्यक्षता आप करोगे, और हमारी फिर अगले नेक्स्ट 2023 तक रहेगी, मतलब इस दिसंबर से लेके 2023, तो पूरा 23 हमारे पास रहेगा। पहली तो ये चीज समझेंगे। अब क्या हुआ है कि युवाओं के लिए फटाफट बताऊंगा, युवाओं के लिए Y20 कंसेप्ट भी इसमें ऐड किया। अब ये युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए बेटा, भाई ये जो शब्द है ये प्रधानमंत्री शब्द है। ये शब्द किसने दिया? ये शब्द दिया है पीएम जी ने, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने दिया। ये इन्होंने शब्द दिया है कि G20 के लिए यहाँ पर एक परामर्श मंच होगा, युवाओं के लिए एक परामर्श मंच होगा, युवाओं के लिए परामर्श मंच, ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये थोड़ा सा आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। देखिए मैं हमेशा आपको नई नई चीज सिखाते रहता हूँ। रुक जाओ बेटा, यहाँ अच्छे से बात कर लो, ठीक है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है? अब आप यहाँ देखिए, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे तो आपको मालूम है 1999 में स्थापना हुई थी। ये आपको मालूम है। ग्रुप जी का मतलब है ग्रुप ऑफ 20। तो ये मैं आपको बता चुका। कुछ नई चीज बताता हूँ। नया क्या है? देखिए इतना क्वेश्चंस कर चुके हैं, नया बताता हूँ कि मध्य प्रदेश में आपको मालूम है इंदौर और भोपाल में बैठक है ना। अब आपको मालूम है कि इंदौर और भोपाल में बैठक होगी, तो मध्य प्रदेश में G20 की जो बैठक होगी, इस बैठक के लिए 5 मंत्रियों की एक समिति बनाई गई बेटा। ये आपको याद रखना है, 5 मंत्रियों की एक समिति बनाई गई, ये आपको याद रखना है। जो बैठक हमारे मध्य प्रदेश में होने वाली, उसके लिए 5 मंत्री गए, जिसमें उषा ठाकुर जी हैं, ठीक है, हमारी संस्कृति मंत्रालय। फिर हमारे नरोत्तम मिश्रा जी हैं, ये आपको बता दूं, नरोत्तम मिश्रा जी हैं। ये भी आपको याद है, गृह मंत्रालय जो संभाल रहे हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, ठीक है। उषा ठाकुर जी हैं, गोपाल भार्गव जी हैं, ओम प्रकाश सकलेचा हैं, ओम प्रकाश सकलेचा, ओम प्रकाश क्या है? सकलेचा जी हैं। और लास्ट में बताऊंगा भूपेंद्र साहब है। तो ये आपको याद रखना है, ये 5 मंत्री, उषा ठाकुर जी, नरोत्तम मिश्रा जी, गोपाल भार्गव जी, और प्रकाश सकलेचा और भूपेंद्र जी, ये आपको याद रखना है। ये 5 मंत्रियों की समिति बनाई गई है इंदौर और भोपाल में जो बैठक होगी, भोपाल में बैठक, ये आपको याद रखना है, याद रखना चाहिए। अच्छा, क्या भारत सिर्फ G20 की अध्यक्षता कर रहा है? नहीं, संघाई संगठन जो है ना, एससीओ, इसकी भी 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। ये भी याद रखें, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। तो भारत नॉट ओनली G20 की इस बार अध्यक्षता कर रहा है, भारत एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन जो है, उसकी भी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत ही कर रहा है। ये आपको याद रखना है, संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता भी
भारत ही करेगा, ये भी होगा, ये भी आपको याद। सांस्कृतिक बैठक, बिल्कुल मैं बता चुका हूं कि इसकी सांस्कृतिक बैठक कहाँ होगी, खजुराहो में। और आखिरी बैठक कहाँ होगी, ये भी आप मुझे बताना है, अंडमान निकोबार के, ठीक है, कौन से द्वीप पर आखिरी बैठक होने वाली है नवंबर में 2023 में, वो मैं आपको इसके अगले प्रश्न में जरूर बता दूंगा। ये इतनी सारी चीजें याद रख लीजिएगा दोस्तों, आप लोग नोट डाउन करें फटाफट। और आप चाहो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, गोपाल भार्गव जी का कौन सा डिपार्टमेंट है, ओम प्रकाश अखलेजा का और भूपेंद्र जी का कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। भारत सरकार ने किस देश में नए भारतीय मिशन खोलने की मंजूरी दी है, जल्दी बताइए। भारत सरकार ने किस देश में नए भारतीय मिशन खोलने की मंजूरी दी, पोलैंड में, लुथियानिया में, डेनमार्क में या रूस में। भारत सरकार ने किस देश में नए भारतीय मिशन, देखिए न्यू अप्रूव द ओपनिंग ऑफ न्यू इंडियन मिशंस कहां खोले जाएंगे, जल्दी बताइए। लाइक एंड शेयर कर दीजिए दोस्तों। वीडियो ब्लर हो रहा है, अरे यार वीडियो ब्लर हो रहा है, मैं टेक्नीशियन टीम को बता देता हूं कि ब्लर नहीं होना चाहिए। खजुराहो में सांस्कृतिक बैठक होगी बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, डी बता रहे हैं, डी रशिया, बी बता रहे हैं भाई, भी जो बी बता रहे हैं दे आर बिंगो राइट ऑन द टारगेट, बिल्कुल। लुथानिया, अब यार ये जो ऐसा देश है, बोले सर ये सुना ही नहीं बेटा, ये यूरोपियन देश है, यूरोपियन देश है। अच्छा, और ये बाल्टिक सागर के पास है, बाल्टिक सागर के पास स्थित है, बाल्टिक सागर के पास स्थित है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, यहीं पर हमने नए मिशन खोले गए, इसको बाल्टिक देश कहते हैं, है ना। बाल्टिक देश कहा जाता है, देश कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, बाल्टिक देश कहते हैं, आपको याद रखना है। लोक निर्माण मंत्री, क्या बात है, बहुत बढ़िया, भार्गव जी का बता दिया बहुत सारों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए लुथानिया, ये देखिए लुथानिया, ये है बाल्टिक सागर, तो बाल्टिक सागर के पास है, आपको मालूम है ये इंडो ग्रीक, ठीक है, इंडो ग्रीक सिविलाइजेशन, इंडो ग्रीक सिविलाइजेशन बेस्ड कंट्री है, बेस्ड कंट्री है, ठीक है। कम लोग जानते हैं, इंडो ग्रीक मतलब इंडिया और ग्रीक का जो दोनों की जो संस्कृति दोनों का, इसलिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे भारतीय प्रभाव बहुत है, ठीक है, भारतीय प्रभाव बहुत है, ये आपको याद रखना है, भारतीय प्रभाव बहुत है, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ पर क्यों खोला, ठीक है, विलनुस, विलनुस करके इसकी राजधानी है, राजधानी, देखना ब्लर तो नहीं हो रहा, एक बार चेक कर लेना, है ना। विलनुस इसकी राजधानी है, और मुद्रा क्या है दोस्तों, यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो, क्या है दोस्तों, यूरो है, आपको याद रखना। और यहाँ जो है राष्ट्रपति गीतानास है, गीता GITA, गीतानास, NAS, गीतानास नाम के यहाँ के राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है। तो ये जानकारी है, संस्कृत बेस्ड काफी चीजें हैं। तो भारतीय प्रभाव, तो यहीं पर नए मिशन खोलेगी भारत, नए मिशन कहाँ खोलेगी, यहाँ पर। तो भारत के नए मिशन, भारत के नए मिशन इधर ही आने चालू होंगे, नए मिशन आपको इधर मिलेंगे, ठीक है, ये आपको याद है, ठीक है। उस सारी संस्कृति में यस यस यस, भारतीय लोगों का इम्पैक्ट है, लोगों को लगता है कि यार सर वहां कहां पहुंच जाएंगे अपन, पर आपको याद रखना है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिनको हम सिकंदर महान कहते थे, ठीक है, बेबीलोन के राजा हुआ करते थे, मैसेडोनिया जो क्षेत्र में राज करते थे उसको मैसेडोनिया कहते थे। तो जब वो यहाँ आए, यहाँ से वापस गए, या बहुत सारे ग्रीक जब भारत आया था तो उन्होंने भी बहुत सारी संस्कृति यहाँ से इंस्पायर हुए थे, तो संस्कृत यहाँ यूज होती है बाबा। आपको थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा सर ये क्या बोल रहे हो, संस्कृत यहाँ पर मिक्सचर में है, मतलब यहाँ पर भारतीय प्रभाव बहुत है, यहाँ संस्कृत, संस्कृत का ट्रेंड है, आपको मालूम होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, भारत के ने किस पड़ोसी देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है, कि हम भाई बिजली 40 मेगावाट आपको बिजली निर्यात करके देंगे, कौन सा है भैया, जल्दी बताओ, ठीक है, जल्दी बताओ।
ये कहा है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या म्यांमार। आज का हमारा चाय का जो टॉपिक है वो भी यही है। लाइक एंड शेयर कर दीजिए दोस्तों, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, भूटान बता रहे हैं नई जानकारी है, लोगों को नहीं मालूम था कि लुथानिया में भी संस्कृत का इस्तेमाल होता है। थर्ड का डी बता रहे हैं नहीं बेटा, अपन कहां से ले रहे हैं, नेपाल। अपन नेपाल, देखिए बहुत अच्छी चीज है। इंडिया हैज गिवन परमिशन टू एक्सपोर्ट एडिशनल 40 मेगावाट पावर टू नेबरिंग कंट्री। अब आप सुनिए, बिजली निर्यात करने की अनुमति। अब सुनिए, अब आपको हम भैया नेपाल से बिजली बिजली खरीद रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, नेपाल से बिजली खरीदेंगे। अब आप बोलेंगे सर अपने को जरूरत है क्या? नहीं, अपन नेपाल की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उससे बिजली ले रहे हैं, ठीक है। नेपाल से अपन बिजली इसलिए ले रहे हैं कि नेपाल को पैसा मिले, हम उसकी आर्थिक स्थिति भी आर्थिक स्थिति के लिए सुधारने के लिए मदद कर रहे हैं। किसकी आर्थिक स्थिति? नेपाल की। ये थोड़ा सा याद रखेंगे। नेपाल जहां 25 दिसंबर को ही सारा तख्ता पलट हुआ, प्रचंड साहब क्या बने हैं, पुष्प कमल प्रचंड क्या बने, वहां के प्रधानमंत्री। देखिए हाल ही में नेपाल की जब भी बात करें बेटा, तो नेपाल के पीएम, ठीक है, 25 दिसंबर को ही बदले हैं, आपको याद रखना है। तो दाऊआ की जगह कौन आ गए, नए पीएम कौन बने, नए पीएम प्रचंड साहब, प्रचंड जी, ठीक है, कमल प्रचंड, आपको याद रखना होगा, ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ, निर्यात है। आप सुनिए, भारत ने किस पड़ोसी देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी? वी आर गिविंग परमिशन, अनुमति दी। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें। किस भारतीय देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट निर्यात करने की अनुमति दी कि आप निर्यात करो हमको? हम निर्यात नहीं कर रहे, आप निर्यात करो हमको, हमें तो जरूरत भी नहीं है फिर भी हम ले रहे हैं, तो निर्यात से बिजली खरीदेंगे हम, ठीक है। अनुमति दिए, उनको दिए, समझ गए? थोड़ा सा याद रखेंगे, मैं आपको गलत नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा। भारत खरीदेगा। अब आपको मालूम है भारत कहां से खरीदेगा? एक तो काबेली से खरीदेगा, काबेली B1 प्रोजेक्ट से, B1 जो प्रोजेक्ट है उससे लेगा 20 वॉट, वहां से ले लेगा। फिर एक लोअर करके है, लोअर मोड़ी प्रोजेक्ट, और यहां से ले लेगा 20 वॉट। अब आप देखिए दोनों से लेगा, ये आपको याद रखना है, बहुत आईएमपी है, ये भी चीज याद रखना। नेपाल में प्रचंड जी अब आ गए हैं, तो सारी चीजें याद रखेंगे। हम सिर्फ मदद करने के लिए, वी आर प्रोवाइडिंग सम हेल्प इन इकोनॉमिकल टर्म्स, कि आप ज्यादा प्रोड्यूस। देखिए नेपाल में नदियां बहुत है और उसके बाद डैम्स भी अच्छे हैं, और उनसे भी बहुत सारी नदियां हमारे भारत में आती है। तो हमने क्या करा, हम सिर्फ नेपाल को इसलिए मदद कर रहे हैं कि वो चाइना की तरफ नहीं जाए। हम नहीं खरीदते, वो चाइना को बेचता, और हम नहीं चाहते कि नेपाल चाइना के साथ जुड़े। आज मेरे चाय का टॉपिक भी यही है, नेपाल भारत संबंध। बहुत अच्छा है, क्योंकि ये टॉपिक मैं लेके आया हूं। लोगों को लग रहा है कि सर हमको निर्यात करना, नहीं, हमने उसको निर्यात करने की परमिशन दी कि चलो हमको भेज दो, ठीक है। पुष्य कमल दहल प्रचंड, बहुत लंबा नाम है, ठीक है। पुष्य कमल दहल, ठीक है। और प्रचंड इसलिए क्योंकि वो राजनीति के प्रचंड है। हाल ही में देश के फुटबॉलर पेले का निधन हो गया, ये बहुत बड़ा लॉस था फुटबॉल जगत को भी। सभी को मालूम है पेले साहब बहुत बढ़िया फुटबॉलर थे, और हाल ही में इनका निधन हो गया। और ये कहां से खेलते थे तो आपको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ब्राजील के प्लेयर थे पहले जो थे, ब्राजील के प्लेयर थे। और पेले साहब को इसलिए भी इतना माना जाता है कि सबसे कम उम्र में इन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई है। पहले साहब 3 वर्ल्ड कप है इनके पास, 3 वर्ल्ड कप है, 1958, 1962 और 1970। तीन वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। 3 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा है, आपको याद रखना है। और इसके अलावा इनको कहा जाता था ब्लैक पर्ल। क्या कहा जाता था इनको?
ब्लैक पर्ल कहा जाता था, मतलब काला मोती। क्या कहते थे इनको? काला मोती भैया। ठीक है, ब्लैक पर्ल कहा जाता था। बहुत फेमस थे पेले। क्या नाम था इनका? पेले। पर पेले इनको टाइटल दिया गया था दोस्तों, ये इनका नाम नहीं था। इनका ओरिजिनल नाम था एडिसन, एडिसन एर्नाटेस, ऐसा नाम था इनका। ये वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम आपको यही मिलेगा। ये क्या नाम था? वास्तविक नाम था एडसन एरांटस। ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। अब आपको मालूम है इन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, देखिए उम्र देखिए आप, 17 साल की उम्र में 1958 के वर्ल्ड कप के फाइनल में, वर्ल्ड कप के फाइनल में 2 गोल दागे थे और ये रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है। इतनी कम उम्र में वर्ल्ड कप के फाइनल में 2 गोल दागना, अरे इतनी कम उम्र में वर्ल्ड कप खेलना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, केवीएस की क्लास लगा देंगे मोनिका जी। आपने पहले भी कहा था, मुझे कल भी बोला था, परसों भी बोला था। बिल्कुल, कल दिल्ली एनसीआर में बहुत दुखद घटना हुई। हाँ वो ठीक है, वो भी पढ़ा मैंने भी। ठीक है, नहीं नहीं बेटा मेरी बात सुनिए, इनका ओरिजिनल नाम यही था, एडिसन एरेंटेस। ठीक है, पहले उनको टाइटल, मतलब पहले बोला जाता था तो काला मोती भी कहते थे, और 3 टाइटल इनके नाम है, 3 टाइटल है। तो अपने आप में बहुत बड़े व्यक्ति थे और ब्राजील के थे। और ब्राजील ने ना, आपको बता दूं, 3 बार तो यहाँ जीता और 1 बार जीता है 1994 और 2002 में। तो ये 2 बार इधर है और 3 बार इधर। ब्राजील एक लौती ऐसी कंट्री है जिसने फीफा टाइटल 5 बार जीता है। इसके बाद फिर 4-4 बार 2-3 कंट्रियां हैं, इटली है, जर्मनी है, मगर इसने कितनी बार जीता है? 5 बार। 1930 में फीफा वर्ल्ड कप चालू हुआ था, ज्यूरिख, आपको याद रखना है, फीफा वर्ल्ड कप का हेडक्वार्टर, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में, भारत का करंट अफेयर्स, भारत का करंट लेते हैं। तो करंट को करंट की तरह पढ़ेंगे, एकदम झंझोर जाएंगे भैया। आपको करंट को एकदम ऐसा पढ़ना है, और मैं आपके लिए एकदम डसीले प्रश्न लाता ही हूं कि भैया हमें पेपर में डसना है, पेपर से डसवा के नहीं आना है। ठीक है, तो भारत का करंट देखते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रहा महाजन आयोग किससे संबंधित है? महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद से, पंजाब हरियाणा सीमा विवाद से, असम मेघालय सीमा विवाद से, या असम नागालैंड सीमा विवाद से? ये कहाँ हुआ है? ये कहाँ हुआ है जल्दी बता दीजिए। बहुत आईएमपी है भैया, बहुत आईएमपी है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद, पंजाब हरियाणा सीमा विवाद, किसी सीमा विवाद को लेके महाजन आयोग हुआ है। फाइनल में नहीं मारे ना बेटा, फाइनल में कहा मार दिए उसने। हाँ, मेरा प्रश्न देखिए, मैंने बोला था सबसे कम उम्र में फाइनल में 2 गोल मारने वाले यही हैं। चलिए ए बता रहे हैं बिल्कुल सही, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद, आपको याद रखना महाजन आयोग। ठीक है, ये किससे संबंधित है? आपका महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद से। तो बिल्कुल याद है, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद से महाजन। अब ऐसा क्या हो गया, इसको बेलगाम, इसको बेलगाम विवाद भी कहते हैं दोस्तों, बेलगाम विवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलगाम विवाद कहते हैं। अब ये बेलगाम विवाद क्या आता है? ये दोस्तों महाराष्ट्र और कर्नाटक के एकदम बॉर्डर पर है। देखिए ये है बेलगाम, या बेलगावी कहा जाता है, बेलगावी बोल दूं या मैं बेलगाम बोल दूं। ठीक है, अब आपको बता देता हूं, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा आधार पर, भाषा आधार पर, ठीक है, बेलगाम कर्नाटक को दे दिया। बेलगाम किसको दे दिया? कर्नाटक को दे दिया। अब तब से ये विवाद बना हुआ है, देखिए तब से विवाद बना हुआ है कि भैया बेलगाम में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मराठी बोली जाती है। तो एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर दिया कि हम बेलगाम के आसपास जितने भी गांव हैं वो महाराष्ट्र में मिलाएंगे, बिकॉज वो तो भाषा के आधार पर अगर देखा जाए तो वहां मराठी बोली जाती है। ठीक है,
भाई इसके बाद फिर हमारे कर्नाटक के सीएम साहब है, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि हमें भैया महाराष्ट्र का जो सांगली है वहां पर भाषा बोली जाती है कन्नड़ और वो हमें चाहिए। दोनों के बीच में ट्विटर विवाद हो गया और फिर महाजन आयोग एक बार फिर चर्चा में आ गया। अब मालूम है आपको महाजन आयोग कब आया था, ये भी बता दूं। महाजन आयोग आया था बेटा 1966 में। महाजन आयोग इसी विवाद पर बना था और उन्होंने इस आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग के डिसीजन को सही बताया। डिसीजन को क्या बताया? सही बताया कि ये तो सही डिसीजन लिया था महाजन आयोग, मतलब महाजन जी की अध्यक्षता में। हाँ, ऐप पर मिल जाएगी, पीडीएफ ऐप पे मिल जाएगी। बस आप लाइक एंड शेयर करते चलिए दोस्तों। आज 4.5 से ऊपर जाना है, ठीक है? तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, 2 तारीख का समय, जरा फटाफट ऊपर चलते हैं, शेयर करना। चलिए, सोशल मीडिया पर युद्ध हो गया दोनों के बीच में। यस, दोनों ने ट्वीट कर दिया, बसवराव जी ने। देखे, जो कर्नाटक के सीएम है, आपको यहां से बसवराज ने सांगली की मांग कर दी कि सांगली चाहिए हमको। और एकनाथ शिंदे साहब, जो कहां के सीएम है, महाराष्ट्र के, इन्होंने बेलगाम मांग लिया। इन्होंने कहा कि 800 से भी ज्यादा गांव, एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके कह दिया कि 800 से भी ज्यादा गांव महाराष्ट्र में मिलाए जाएंगे। कर्नाटक के बसवराव जी ने कह दिया कि सांगली हमें मिलाया जाएगा। बड़ा विवाद हो गया, इसलिए महाजन आयोग आ गया। भाई चर्चा का विषय बनता है तभी तो देवेंद्र सर आपको वो क्वेश्चन लेके आते हैं, और जब चर्चा का विषय बनता है तो चर्चा किसी पुराने टॉपिक पे होती है। इसीलिए आपके देवेंद्र सर विनर्स इंस्टीट्यूट में आपको कहां से उठा के लाए हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग से, जिसके अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू कौन थे? सदस्य थे। और इन्होंने 1953 में बना था, 56 में रिपोर्ट सौंपी थी, जिससे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। 14 राज्यों में 2 राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक थे। इन्होंने ये विवाद हुआ, इसके बाद में महाजन आयोग आया। महाजन आयोग भी कब आया? 1966 में। सारी हिस्ट्री आपके सामने रख दी है। बोलो जय हिंद। चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, गुरुदेव 1953 में बना था, 56 में रिपोर्ट सौंपी थी, जिससे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। 14 राज्यों में 2 राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक थे। इन्होंने ये विवाद हुआ, इसके बाद में महाजन आयोग आया। महाजन आयोग भी कब आया? 1966 में। सारी हिस्ट्री आपके सामने रख दी है। बोलो जय हिंद। चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, गुरु गौर की बात करें, गुरु गोविंद सिंह के पिताजी का नाम क्या था? कौन थे गुरु गोविंद सिंह के पिताजी? कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह का अभी अपन ने जयंती मनाई है। जयंती 29 दिसंबर को जयंती मनाई ना। अभी तिथि के हिसाब से 29 दिसंबर आती है ना, याद रखना। तिथि के हिसाब से कब आती है? 29 दिसंबर। जल्दी बताइए। गुरु तेग बहादुर के छठे गद्दी बता रहे हैं। गुरु तेग बहादुर बोल रहे हैं। चलिए, बढ़िया, मजा आ रहा है। मजा आना चाहिए भैया, मजा आना चाहिए। हर एक चीज की डिटेल है। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु कैसे हुई थी, मैं आपको बता दूं। मृत्यु के पीछे कौन थे गुरु तेग बहादुर के? औरंगजेब थे, है ना, ये याद रखना। औरंगजेब ये 9th गुरु थे। ये कौन से गुरु थे? 9th गुरु। ये गुरु तेग बहादुर 9th गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह जो थे, गुरु चिड़िया नाल बाज लड़ावा, ठीक है? ये बाज नाल चिड़िया लड़ा, ऐसे चिड़िया नाल बाज लड़ावा वाला था। तो गुरु गोविंद सिंह 10th थे। कहाँ थे? 10th। अब गुरु गोविंद सिंह का जन्म देख लेता हूँ और मैं मृत्यु, उनकी अंतिम सांस क्या हुई तो जन्म हुआ था इनका पटना में। कहा हुआ था दोस्तों? पटना में। इसलिए पटना के उस गुरुद्वारे को कहा जाता है पटना साहब, ये आपके याद रखना है। और मृत्यु उनकी हुई थी नांदेड़ में, तो उसको भी क्या कहते हैं? नांदेड़ साहब। आपको याद रखना है, कहते हैं कि इनको धोखे से वार से मार दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह के बेटा 4 पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। 2 को, ठीक है, जो लड़ाई कर रहे थे, 2 बड़े जो पुत्र थे उनको लड़ाई में मृत्यु, और 2 आखिरी के जो छोटे पुत्र थे उनको जोरावर सिंह करके जो सेनापति थे उन्होंने जिंदा चुनवा दिया था दीवार में। तो ये भी आपको याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की
गुरु ग्रंथ साहब की रचना करी। इन्होंने सिक्कों में 5 चीजें जरूरी कर दी। केश, कंगा जो पीन रखते हैं, केश, कंगा, कड़ा, ठीक है, कड़ा हो गया, आपको याद रखना, कृपाल एंड कच्छा, ऐसे 5 इन्होंने के इनमें जोड़ दिए। केश, कृपाल, कड़ा, ठीक है, कृपाण और कच्छा याद रखेंगे आप लोग। और गुरु गोविंद सिंह ने कहा, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी और कहा कि एक लड़ाकू कौम होगी जो मुगलों के खिलाफ लड़ेगी। और गुरु ग्रंथ साहिब में इन्होंने कहा कि अब से कोई गुरु नहीं बनेगा। 10 गुरु के बाद इन्होंने गुरु की जो ट्रेंड था वो समाप्त कर दिया कि अब गुरु ग्रंथ साहिब में सभी गुरुओं की वाणी है और उन्हीं को गुरु, एक किताब जिसको गुरु माना जाएगा। ये आपको याद रखना है बेटा, सारी चीजें, ठीक है। तो ये गर्मा गर्म खबर सब आपके लिए है, आपको याद रखना है। चमकौर का युद्ध में इन्होंने गुरु, चमकौर याद रखना, कौन सा युद्ध था बेटा, चमकौर युद्ध। चमकौर युद्ध में इन्होंने, ठीक है, हराया था मुगलों को। तो चमकौर का युद्ध हुआ था बेटा 1704 में, आपको याद रख देता हूं, चमकौर, चमकौर युद्ध, चमकौर युद्ध 1704 में वर्सेस। और इन्होंने एक बंदा, बंदा बहादुर, बहादुर को अपॉइंट करा था अपने बाद, जिसका वास्तविक नाम था लक्ष्मण देव, जिसका वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मण देव, आपको याद रखना है। और बंदा बहादुर ने सर हिंद, सर हिंद का युद्ध जीता था, सर हिंद का युद्ध जीता था 1709 में, आपको याद है 1709 में। आपको बंदा बहादुर, इनकी भी मृत्यु हो गई थी बाद में। बंदे का कड़ा खड़केगा, तो आपको याद रखना है। गुरु गोविंद साहब, गुरु गोविंद साहब के नाम से हेमकुंड भी बहुत फेमस है। हेमकुंड उत्तराखंड में आता है। गुरुवर की कहते ना, जिन्होंने यहाँ साधना प्राप्त करी तो हेमकुंड में साधना प्राप्त करी थी। चलिए, किस संस्था को G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा, जल्दी बताइए। बहुत IMP, G20 का सचिवालय। अब 1 साल के लिए अपन, 1 साल के लिए इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो सेक्रेटरीट बनेगी। तो कहाँ बनेगी, IIT इंदौर में बनेगी, IISc बेंगलुरु में बनेगी, IIC मुंबई या IIC दिल्ली। थैंक यू बेटा, हैप्पी न्यू ईयर यू टू, श्री कृष्णा। चलिए जल्दी बताइए, लाइक एंड शेयर करते चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बढ़िया, आज शेयर करो यार, शेयर करो आप लोग। नए साल में क्या लोग कम हो गए, नए साल में तो और बढ़िया 5000 के पास जाना चाहिए। ए आएगा, IIT इंदौर बता रहे हैं, डी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत कम लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत कम लोगों ने सही आंसर दिया है। IISc बेंगलोर, याद रखना। कहाँ सचिवालय बनेगा, IISc बेंगलोर में बनेगा बाबा, यहाँ नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा, IISc बेंगलोर में बनेगा। अब आपको बता दूं, मैंने आपको कहा भी था, देखिए हुआ क्या है, मैं भारतीय भारतीय विज्ञान संस्थान की बात करूं, भारतीय विज्ञान संस्थान है ना, आपको याद रखना है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ठीक है, सचिवालय बनेगा। सचिवालय किसका, G20 का, फॉर 2023, 1 साल के लिए, पूरे 1 ईयर के लिए बनेगा भारतीय विज्ञान संस्थान। और भारतीय विज्ञान संस्थान की जो स्थापना हुई थी, ये स्थापना, ये बहुत पुराना है इंस्टीट्यूट है, 1909 में। भारतीय संस्थान की स्थापना कब हुई, 1909 में। अब मैं आपको बताता हूं, जब ये है भारतीय संस्थान, विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, बेंगलुरु। अब अपन ने G20 की तो बहुत सारी बात कर ली। G20 की जो लास्ट बैठक होगी ना, लास्ट बैठक, जब हम अध्यक्षता किसी और को ट्रांसफर करेंगे, तो ये 26 नवंबर को हैवलॉक, हैवलॉक द्वीप पर होगी। कहाँ होगी, हैवलॉक द्वीप, जिसका नया नाम जो है 26 नवंबर 2023 है ना, ये आखिरी बैठक होगी। नया नाम है स्वराज, स्वराज द्वीप। और ये कहाँ आता है बेटा, ये आपको याद रखना है, ये है अंडमान एंड निकोबार में। कहाँ आता है ये, अंडमान निकोबार में, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, G20 की आखिरी बैठक जब होती है, जब हम ये अध्यक्षता किसी और को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर बेटा रोहित। बाली से अपन ने ली, बाली से अपन ने, मतलब इंडोनेशिया में हुआ था तो वहां से अपन ने ली, फिर अपन नहीं, हैवलॉक लुक बाली मत जाना, ये हैवलॉक लुक अपने पास है भैया, इंडोनेशिया में अगर बता रहे हो तो। PSC 20
करके आप लोग डाल सकते हैं। PSC 20 कोड है तो 15 से 12,000 हो जाएगी। और ले लीजिए प्री और मेंस दोनों। और आपको तो अभी मालूम है हमने टारगेट पेज भी लॉन्च कर दिया है। तो 7 तारीख को शनिवार को इसी वीक के आखिरी एक्टिव जो दिन होता है उसमें आपको प्री और मेंस का बहुत अच्छा ऑफर है भैया। प्री का तो बहुत ही बढ़िया है, टारगेट बैच है और 1500 रुपए बहुत कम होती है PSC की तैयारी के लिए। और ऑफलाइन आ सकते हो तो जुड़ जाओ, ऑफलाइन तो और मजेदार लगेगा। UPSC लवर्स भी ये बैच देख सकते हैं भैया। दिल्ली राजस्थान से जितने बच्चे जुड़े हैं उनको मेरा दिल से भैया नमन है। महाराष्ट्र राजस्थान मध्य प्रदेश के अलावा सारे बच्चों को बहुत अच्छा लगता होगा। मध्य प्रदेश वाले बच्चे तो फैन है ही। किस मंत्रालय के खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क बनाए जाएंगे? 8 इको पार्क कौन सा मंत्रालय बना रहा है? आपको तो इतना याद रखना है, पेट्रोलियम मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, कोयला मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए। तो इसका आएगा बेटा पेट्रोलियम मंत्रालय। कौन सा आ रहा है? पेट्रोलियम मंत्रालय। अब आपको मालूम है, सॉरी पेट्रोलियम मंत्रालय बोला, कोयला मंत्रालय। कोयला क्या आएगा? कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय क्या हुआ है कि भारत में कोयला मंत्रालय ने 8 इको पार्क बनाने की बात करी है। कोयला। अब मैं अगर बात करूं कोयला मंत्री केंद्रीय केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? जल्दी बताओ तो कौन है बेटा? कौन है? प्रहलाद जोशी करके है ना। क्या नाम है? प्रहलाद जोशी, आपको याद रखना है। ठीक है। अब आप दोस्तों जब भी कोयले की बात है, 8 इको पार्क बनाएगा कोयला मंत्रालय। क्या बना रहा है? कोयला मंत्रालय। मैं आपको याद करवा देता हूं बस, ये कोयला मंत्रालय 8 इको पार्क बना रहा है। ये बड़ी बात है कि भाई हम 8 इको पार्क बनाएंगे कोयला मंत्रालय। प्रहलाद जी हैं जो आपको याद है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कोयले की अगर बात करें, तो यार इसके उत्पादन और भंडार दोनों में अंतर है ना। भंडार सबसे ज्यादा कहाँ है और उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? तो ये आपको याद रखना है, दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना आप लोग कि भंडार जो सबसे ज्यादा है वो है झारखंड में और उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? छत्तीसगढ़। ये आपको याद, कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है छत्तीसगढ़ और भंडार कहाँ है? झारखंड में। कोयले की 4 किस्में कितनी है? 4 टाइप आते हैं कोयले के। और इसका याद करने का देवेंद्र सर का तरीका कि ए बिट्टू पढ़ ले या एक काम कर ले, ए बिट्टू लिख ले वरना पीटेगा, वरना पीट जाएगा। ठीक है। तो ए से हो जाता है, ठीक है, ए से बिट्टू से तो एंथ्रेसाइट, बिट्टू से बिटुमिनस, ठीक है, लिग से लिग्नाइट, और पीट से हो जाएगा पीट, है ना। याद रखना। तो एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट माना जाता है। इसको कहा जाता है एंथ्रेसाइट को पत्थर कोयला। क्या बोलते हैं इसको? पत्थर कोयला। क्या बोलते हैं इसको? पत्थर कोयला कहा जाता है, स्टोन कोल। और ये लिग्नाइट को कहते हैं भूरा। क्या कहते हैं? भूरा कोयला, ब्राउन कोल। ये भी आप याद रख लेना। ए बिट्टू लिख ले वरना पीटेगा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। जल्दी। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जिसमें ज्यादा कार्बन होता है वो अच्छा माना जाता है, जिसमें कम होता है बुरा माना जाता है। चलिए, सीमा सुरक्षा बल के प्रहरी ऐप किसके द्वारा लाए? प्रहरी सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF ने एक नया ऐप लॉन्च करा है, प्रहरी ऐप। नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या जयशंकर साहब, किसने लॉन्च करा भैया? किसने लॉन्च करा ये आपको बताना है। किसने? सीमा सुरक्षा बल का ये ऐप किसने? प्रहरी ऐप। आपको मालूम है कि अभी हमारे को विवाद बहुत हो रहा है भैया। लाइक एंड शेयर करते चलिए बेटा। MPPS में क्यों नहीं बैठेगा बेटा? सभी को 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसने लॉन्च करा है? अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री। ठीक है, गृह मंत्री। रक्षा मंत्री साहब को करना चाहिए था मगर गृह मंत्री साहब ने करा है, कोई दिक्कत नहीं है। BSF की बात करी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करूं बेटा, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में। आपको याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1965 में। बोल पंकज कुमार सिंह, श्री पंकज
पंकज कुमार इसके क्या है, प्रमुख है, आपको याद रखना है क्या है बेटा, प्रमुख है। और कौन सा ऐप लॉन्च कर दिया है, ये लॉन्च करा है प्रहरी ऐप। ये कब करा, ठीक है, 29 दिसंबर को प्रहरी ऐप लॉन्च करा है। तो ये याद रखना है हमेशा, प्रहरी ऐप, ठीक है। और ये बीएसएफ से रिलेटेड है, बीएसएफ से। प्रहरी ऐप मतलब जो रक्षा सीमाएं जो हैं उनके लिए ऐड कराए। ये मोबाइल ऐप है जो जानकारी देगा। ये क्या है, मोबाइल ऐप है। 29 दिसंबर को लॉन्च करा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो भारतीयों के राजमार्ग की जो कहानी है वो यहाँ है। तो हाल ही में NHAI के अध्यक्ष कौन बने, रजत गर्ग, विनय मिश्रा, संजय कुमार यादव या इनमें से कोई नहीं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने, लाइक एंड शेयर करें। राजनाथ सिंह नहीं है बेटा, उसका राजनाथ सिंह नहीं है, मोटा भाई था, मोटा भाई। अरे लाइक एंड शेयर कर दीजिए भाई, नए साल में बच्चे कम होंगे क्या, नए साल में बढ़ना चाहिए। सर ने इतने मोटिवेशनल लेक्चर लिए हैं 31 तारीख को कि यार पार्टी वार्टी नहीं करना आपको, अच्छे से कर लीजिए। 1 तारीख को सर ने बढ़िया बताया, तो यहाँ तो हमारे बच्चे कम हो रहे हैं, ज्यादा होना चाहिए। आज तो 5A तक पहुंचना चाहिए था। विनय साहब नहीं बेटा, संतोष कुमार यादव, जय यादव जय माधव, क्या बात है। संतोष यादव जी हैं, संतोष यादव जी बने हैं, संतोष यादव जी आपको याद रखना। अच्छा मैं आपको बता दूं कि NHAI, आप जब कहीं पे भी NHAI आपको मालूम है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जब भी NHAI की बात करूं, ये कब बना था मालूम है, 1988 में बना था। हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में ही मिलेगा, दिल्ली से संचालित होता है। अब आपको मालूम है कि जब भी हम बात करते हैं, हालांकि ये कब बने, ये 26 दिसंबर को बने हैं ना, 26 दिसंबर को नए अध्यक्ष बने, ये भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। चलो मैं आपको बताता हूं, NHAI, नेशनल अथॉरिटी मतलब हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये तो संतोष यादव जी, ये कौन है भैया, संतोष यादव, संतोष कुमार यादव अध्यक्ष बने, ठीक है, अध्यक्ष NHAI। अब NHAI का मैंने बताया था 1988 में बने। अच्छा भारत में कितने हाईवे हैं, भारत में नेशनल हाईवे कितने, मेरे धुरंधरों जल्दी बताओ तो जरा, मेरे धाकड़ चीतों, चलिए जल्दी बताओ, देवेंद्र सर के चीतों हो आप लोग सब, जल्दी बताओ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जल्दी बताओ कितने नेशनल हाईवे हैं, मुझे बस इतना चाहिए। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे और सबसे छोटा, ठीक है, और छोटे वाले में जो, ठीक है, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। 28 बता रहे हैं, 28, वाह कम नहीं हो गए बेटा, 41, 5555, बहुत ही हो गए, तो बहुत ज्यादा ही बता दिए। ओहो गजब के टैलेंटेड लोग हैं। टोटल है बेटा 77, कितने हैं, कुल 77 है, आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है NH44, कौन सा है, NH44, ये कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक है। अब आपको ना सबसे छोटा आपको याद रखना है NH 548, ये आपको कहाँ मिलेगा बेटा, महाराष्ट्र के पोर्ट पर है। ये महाराष्ट्र के पोर्ट है ना, न्यावा शोवा, उसके पोर्ट पर है। 3.1 किलोमीटर का, कितना है बेटा, 3.1 किलोमीटर का आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा सेकंड जो है ना, सेकंड जो आप कभी पहले हुआ करता था, ये है NH 966B, ठीक है, ये है 966B, ये आपका है 4.1 किलोमीटर का, जो वेलिंगटन द्वीप पे होता है। ये आपको याद रखना है, पहले इसको 47A नाम दिया गया था। ये वाला जो दूसरा लिखा है ना मैंने, ये NH 966 4.1 किलोमीटर का, ये वेलिंगटन द्वीप पे था, जो पहले भारत का सबसे छोटा था, जिसको हम NH 47A बोलते थे, मगर अब ये सबसे छोटा नहीं है। एक तो नाम भी बदल गया और अब सबसे छोटा भी नहीं है। तो 47A का नया नाम क्या है, NH 966B, और वो अब सेकेंड सबसे छोटा है, नया है हमारा, महाराष्ट्र में आएगा, पोर्ट पर है, जो हमारा नवी मुंबई वाला पोर्ट है ना, उसके पास में NH
548 और ये 3.1 किलोमीटर का, ये नई जानकारी आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है? तो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, और आपके लिए एक बड़ी खबर सुना के जाऊंगा आज। एक बड़ी खबर, क्वेश्चन भी पूछूंगा और एक बड़ी खबर भी पूछूंगा, आपको याद रखना है, ठीक है। नेशनल हाईवे, देखिए ये आपको देवेंद्र सर बता सकते हैं, छोटा सा एक समय लूंगा आपको, एक देखिए बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूँ। अरे भाई ये कहाँ आ गया, चलो देखिए, इस तरह से माइलस्टोन होते हैं बेटा, इस तरह से माइलस्टोन होते हैं। आपको बता दें इसको क्या कहते हैं, माइलस्टोन कहते हैं। ये क्या है, माइलस्टोन है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। येलो, येलो और व्हाइट होगा, येलो और व्हाइट है तो नेशनल हाईवे, याद रखना, ठीक है। ग्रीन, ग्रीन और व्हाइट है, ग्रीन और व्हाइट है तो स्टेट हाईवे होगा बेटा, ठीक है। ब्राउन, ब्राउन और व्हाइट है, ब्राउन और व्हाइट है तो इसको डिस्ट्रिक्ट हाईवे या सिटी हाईवे कहते हैं, ठीक है। और रेड एंड व्हाइट है, रेड एंड व्हाइट है तो बेटा इसको कहा जाता है ग्रामीण सड़क, ग्रामीण सड़क, इसको रूरल कहा जाता है, रूरल रोड्स कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, नेशनल हाईवे येलो और व्हाइट, ग्रीन हाईवे जो है स्टेट हाईवे ग्रीन और व्हाइट, ब्राउन जो होगा, ब्राउन, ब्राउन मुंडे, ब्राउन जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट और सिटी हाईवे होगा, और रेड और व्हाइट ग्रामीण रूरल रोड्स कहते हैं, इनको आपको याद रखना है। गुड मॉर्निंग बेटा एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो फटाफट 4.5 करो, ठीक है मेरे धुरंधरों। चलिए आगे बढ़े। तो जीके प्रेमी जनता से निवेदन है कि जीके के सागर को और फैलाएं, और जितना यहाँ जीके का ज्ञान दिया जा रहा है सब एक्सेप्ट करते चले, सब मजेदार, वो मजा लगता होगा, एकदम कूल आराम से, कोई चिल्ला चोट नहीं होती अपने क्लास में, एकदम सॉफ्ट चलता है, और सॉफ्ट सुबह सुबह क्या एकदम ऐसा आध्यात्मिक वाली क्लास होना चाहिए, मजेदार। चलिए बहुत बढ़िया, बंद हो गया तो मैं एक बार बेटा वो ऑफलाइन कमेंट कर देना जो आप सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। फॉर्क इन रोड, ठीक है, माय डेज आर आरबीआई एंड बियॉन्ड, ठीक है, नामक पुस्तक, भाई पुस्तक पूछी गई, हु हैज रिटन द बुक टाइटल फॉर्क इन द रोड, ठीक है, माय डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, माय डेज इन आरबीआई किसी गवर्नर ने लिखी है, मतलब विमल जालन साहब ने, रंगराजन जी ने, रघुराम राजन जी ने, या चेतन भगत जी ने, जल्दी बताओ तो भैया। इसमें से तीन तो आरबीआई के गवर्नर है, तीन तो आरबीआई के गवर्नर है, किसने लिखी भैया, किसने लिखी है ये, किसने लिखी, जल्दी बता दीजिए किसने लिखी। जल्दी बताएं। ये रंगराजन ने लिखी है जो 19वें क्या थे, आरबीआई के गवर्नर थे, ठीक है। विमल जालन जी 20वें थे और रघुराम जी 23वें थे, और इनका संबंध तो अपने भोपाल से, भोपाल से ना, ये भी याद रखेंगे। तो आंसर तो आएगा बी, आंसर क्या आएगा, बी, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, आंसर तो बी है। रंगराजन जी ने लिखी है, मैं आपको इन दोनों की भी लिखवा देता हूं, हमारे रघुराम जी ने भी लिखी है, इनकी लिखी थी, ठीक है, इनकी भी दो थी, एक तो था फॉल्ट लाइंस, फॉल्ट लाइंस करके एक लिखी थी इन्होंने, और ये था, ठीक है, सेविंग, सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्टिक, फ्रॉम कैपिटलिस्ट, सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट, ये था। और विमल जालान ने भी एक लिखी है, ठीक है, बहुत आईएमपी है, निर्भरता से आत्मनिर्भरता, ठीक है, ये बता दूं, इन्होंने भी लिखी है निर्भरता से आत्मनिर्भरता, निर्भरता से आत्मनिर्भरता, ये हमारे विमल जालन साहब ने लिखी थी, जो 20वें नंबर के बने थे, रंगराजन जी 19वें नंबर के बने, और भोपाल के जो है ये, अभी अभी कौन है, अभी वर्तमान में कौन है, वर्तमान में 25वें नंबर के बने हैं शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। अभी इनकी कोई किताब नहीं तो मैं वो भी लिख देता, ठीक है। लाइक एंड शेयर करते चलिए।
हैप्पी न्यू ईयर भैया, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। दूसरा दिन आ गया है, नया साल, साल बदल गया है, हालात बदलिए, अपने अंदर की चिंगारी को आग में बदलिए। अगर दौड़ रहे हैं तो स्पीड बदलिए, चल रहे हैं तो दौड़ने लगे, और रेंग रहे हैं तो फिर चलने लगे। मतलब अपनी प्रगति के जो स्टाइल है उसको आपको तेज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखिए, फॉक्स इन द रोड, ठीक है, रंगराजन, रंगराजन जी, आरबीआई के एक्स गवर्नर, ठीक है। चलिए, EHRMS 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च करा? EHRMS, ठीक है। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक बेटा, इलेक्ट्रॉनिक, H फॉर ह्यूमन, R फॉर रिसोर्सेज, ठीक है, M फॉर मैनेजमेंट, और S फॉर सिस्टम। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ भाई, जल्दी बता दीजिए, किसने लॉन्च करा? पोर्टल संबंधित है केंद्र सरकार के कर्मचारी। नहीं, रक्षा परियोजना से तो बिल्कुल भी नहीं, इधर से भी नहीं, इधर से भी नहीं है। ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों की योजना है, मालूम है, ठीक है। HRMS तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, EHRMS शुरू किया गया, आपको याद रखना है, EHRMS। चलिए, लाइक एंड शेयर करो। 4.5 जाना है यार बेटा, 4.5 तो आपको याद रखना है। डी तो नहीं आएगा, याद रखेंगे। तो ये थोड़ा सा याद रखना, सरकारी, ये हमारे, ये कौन है? ये जितेंद्र सिंह है, जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री साहब है हमारे, केंद्रीय मंत्री साहब है, ठीक है। और इन्होंने EHRMS, ठीक है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पोर्टल लॉन्च करा। ये क्या भी एक तरह का पोर्टल है, पोर्टल लॉन्च करा, पोर्टल शुरू करा, ये थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। पोर्टल शुरू करा, ओके। कब, कब शुरू करा? अटल जी की, अटल जी की, अटल जी की जयंती पर, ठीक है, सुशासन दिवस पर, ठीक। ये थोड़ा सा याद रखना, कब आता है अटल जी की जयंती? 25 दिसंबर। अटल जी का जो, अटल जी की जयंती 1924 में जन्मे थे अटल जी हमारे। तो अटल सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अटल पुरस्कार सम्मान। अब आपको मालूम है अटल जी की जयंती पे ही दिया जाता है। अटल पुरस्कार सम्मान अटल जी की जयंती पर देते हैं। अभी बताया, अटल जी की जयंती पर दिया जाता है, मतलब 25 दिसंबर। और अटल जी 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर में जन्मे। कहाँ जन्मे? ग्वालियर, ग्वालियर में जन्म हुआ था। अटल जी भारत रत्न प्राप्त हैं 2014 में। तो आप कह रहे हो प्रभु चंद्र मिश्रा को मिला है, गजेंद्र सिंह को मिला है, प्रतीक गर्ग को मिला है, या इनमें से किसी को नहीं मिला? जल्दी बताइए। 19 तारीख से चलता है एक तो सुशासन सप्ताह। चलिए जल्दी, ए बताए गए, ए बता रहे हैं प्रभु चंद्र को, वेरी गुड, क्या बात है, ये अपन देख चुके हैं। प्रभु चंद्र मिश्रा जी को मिला है ना। तो मैं प्रभु चंद्र मिश्रा जी बता देता हूँ, ये है भैया प्रभु, प्रभु चंद्र मिश्रा जी। ऐसा क्या काम करा इन्होंने मिश्रा जी? अटल सम्मान मिला है। क्या मिला है? अटल सम्मान। तो ऐसा क्या करा इन्होंने जो इनको अटल सम्मान मिला? फटाफट बताओ तो, ऐसा क्या किया इन्होंने, प्रभु जी ने ऐसा क्या किया कि इनको अटल सम्मान दे दिया? ठीक है, ये स्टेम सेल एंड रीजनरेशन, ठीक है, रीजेनरेटिव मेडिसिन, ठीक है, कंपनी के अध्यक्ष हैं। स्टेम सेल समझते हो तुम लोग? अच्छा, थैंक यू बेटा अजय, जो ढूंढ लिया था तूने मुझे इंस्टाग्राम पर, है ना, बोले बहुत देर में।
कुछ अच्छा ही काम किया होगा। अरे अच्छा काम मतलब स्टेम सेल समझते हो तुम लोग? स्टेम सेल जब बच्चा होता है तो कहते हैं कि आजकल बच्चा होता है तो भैया स्टेम सेल संभाल के रख लो, आगे फ्यूचर में आपको परिवार में किसी को भी कोई बीमारी रहती है तो इससे इलाज संभव है। ये वो वाला स्टेम सेल। अरे वाह, ग्वालियर वालों को भी भैया बहुत बहुत अभिनंदन। ठीक है, कुछ अच्छा काम किया होगा। नहीं नहीं, इन्होंने स्टेम सेल एंड रीजनरेटिव मेडिसिन कंपनी के अध्यक्ष हैं। स्टेम सेल एक अच्छी चीज है ना भैया, बच्चे के उसमें से स्टेम सेल निकाल लिया जाता है और उसके बाद फिर क्या है, वो आगे चल के फ्यूचर में बच्चे को या किसी मम्मी पापा पेरेंट को कोई दिक्कत होगी तो जाएंगे। ठीक है, चलिए, चर्चा में रहा वायु गुण